नमस्कार दोस्तों। तो आज फाइनली मैं जयपुर से अपना डेरा डंडा लेकर चल पड़ा हूँ सीकर की तरफ। जयपुर में मैं 8 रात रहा, 9 दिन कही है। जिस दिन आया था उस दिन से लगातार 8 दिन तक इंतजार करता रहा कि अब बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी, अब कांग्रेस की अगली लिस्ट आएगी, अब पूरी लिस्ट आएगी, अब छोटी छोटी 2 लिस्ट आएगी, अब बड़ी बड़ी 1 लिस्ट आएगी। 8 दिन बैठे रहे भाई साहब, लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 6 दिन से हर रोज की तारीख खिसकती गई और रात में कल देर रात तक हलचल थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। मैराथन बैठक हो रही है, संडे को भी घंटों बैठक हुई, मंडे को भी घंटों बैठक हुई, सीईसी की बैठक हो रही है, हाईकमान की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और रात तक पता चला लिस्ट तो आई नहीं। यही कांग्रेस की तरफ बीजेपी में हाल है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर जयपुर तक और लिस्ट अभी आई नहीं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट आज टोंक में नामांकन करेंगे। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो कर चुके हो, और कुछ नामांकन अलग अलग हिस्सों में होंगे जिनकी उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है। लेकिन सारा पेच यहाँ छिपा है, यहाँ फंसा है कि सीट अभी तक जो बाकी बची सीटें हैं, जैसे बीजेपी ने कुल 2 लिस्ट में 124 उम्मीदवारों की घोषणा की है, कांग्रेस ने 3 लिस्ट मिलाकर 95 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन 105 उम्मीदवार कांग्रेस के बचे हैं और 76 उम्मीदवार बीजेपी के बचे हैं। लिस्ट आ नहीं रही है और लिस्ट कब आएगी किसी को पता नहीं। कल जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सारे लोग तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि लिस्ट में ये मंथन चिंतन चल रहा है। अशोक गहलोत फला विधायक को, जो अपने वफादार विधायक हैं, उनको टिकट दिलवाने के लिए अशोक गहलोत ने मोर्चा खोल रखा। हाईकमान से उनका टकराव हो रहा है, राहुल गांधी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं हर विधायक को टिकट दिया जाए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी के हों, जिन्होंने उनकी सरकार बचाने में मदद की। राहुल गांधी चाहते हैं कुछ विधायक को हटाया जाए, काटा जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। ये खींचतान की खबरें सोशल मीडिया पर आती रही। मुझे पता नहीं, मैं उस बैठक में था नहीं। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें बहुत सारे रिपोर्टर लिखते हैं और कई बार ऐसे लिखते हैं कि जैसे तीसरी आंख लगाकर उसी सीईसी की बैठक में सब कुछ देख रहे थे। ऐसी खबर बीजेपी को लेकर आ रही थी, लेकिन ज़्यादा कयासबाजी आमतौर पर कांग्रेस को लेकर होती है, क्योंकि बीजेपी में आप कयास लगाने से बचते भी हैं, कई बार आपको मुफीद भी नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ मामला कुछ और है, मोदी और शाह का है, तो वहाँ कयासबाजी कम होती है। लेकिन कांग्रेस को लेकर तमाम अनुमान कयास चलते रहे। आज के अखबारों की सुर्खियाँ भी उसी तरह से है, और सीकर क्यों जा रहा हूँ वो भी आगे बताऊंगा। जैसे अब नवज्योति है, लेकर चूंकि चला हूँ, अखबार बैठ गया लेकर। 40 से 50 नामों की सूची कभी भी कांग्रेस की, कभी भी मतलब कभी भी कई दिनों से चल रहा है। अब कभी भी आज रात हो सकती है। अब एक आकलन अनुमान है कि आज रात हो सकता है कांग्रेस की लिस्ट आए। उसमें अटका वही है कि जो शांति धारीवाल हैं, महेश जोशी हैं और धर्मेंद्र राठौर जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, जो गहलोत के 3 खास हैं। और ये शांति धारीवाल और महेश जोशी वो खास विधायक या शांति धारीवाल जैसे कद्दावर मंत्री हैं जिन्होंने, जब पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई हुई थी तो शांति धारीवाल ने गहलोत के पक्ष में विधायकों की एक बड़ी बैठक की थी। बहुत बार इस पर बात हो चुकी, आप जानते हैं। कहा जा रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी नाराज हैं और चाहते हैं शांति धारीवाल नहीं, महेश जोशी नहीं, किसी और को दो। अब इसी पर पेच अटका है। इसमें खबर वही है, धारीवाल, जोशी और राठौर पर सस्पेंस। लेकिन अब पता चलेगा कि अब लिस्ट में किसका नाम कटता है। ऐसे बीजेपी को लेकर है कि आज दिल्ली में मंथन फिर चल रही है। कल सीईसी की बैठक में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सारे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि कहाँ कौन उम्मीदवार। बहुत सारे उम्मीदवारों का नाम चूंकि ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए तेज बढ़ाओ, नाम चूंकि ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए संशय है कि जब तक चीज़ें तय नहीं होगी तब तक जैसे टोंक है, बहुत अहम सीट है। अब टोंक में सचिन पायलट के सामने बीजेपी किसको उतारेगी पता नहीं। पिछले चुनाव में यूनुस खान उतरे थे, जो वसुंधरा सरकार में मंत्री थे, मुस्लिम चेहरा थे और एक मजबूत मुस्लिम नेता या मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी वसुंधरा खेमे के मजबूत दावेदार उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन हार गए थे। ठीक ठाक वोट, अगर मुझे याद है 50,000 वोट से आ रहे थे। इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां ये अभी तय, सीकर जैसे जहां जब जा रहा हूं, 8 सीटें हैं सीकर में, जिसमें शायद 4 पर अभी सीटों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ, बीजेपी की तरफ से शायद 5 पर हुआ है। तो जब तक सीट का ऐलान नहीं होगा तब तक पता नहीं होगा चलेगा। लेकिन ये देर क्यों हो रही है? तो क्या ऐसा है जिसे छिपा रहे हो? क्या ऐसा डर है कि सीटों पर उम्मीदवारी का नाम अटका रहे हो? ये एक सवाल है। अब कहा जा रहा है कि वही पहले दिन से सारी
चर्चा कयास इसी बात पर है कि अशोक गहलोत चाहते हैं उनके सारे वफादारों को टिकट दिया जाए जिन्होंने सरकार बचाने में उनकी मदद की, भले उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध हो। जो पार्टी हाईकमान की तरफ से कहा गया कुछ सर्वे हुआ जिसमें पता चल रहा है बहुत सारे विधायकों के खिलाफ विरोध है, 40% विधायक या 35% या 50% मंत्री जो भी है। खैर, तो ये टिकट को लेकर तो मैं भी जयपुर में फंसा था। अब आगे चला हूं तो देखूंगा, हो सकता है आज रात कांग्रेस की टिकट की लिस्ट आए, कल या परसों तक बीजेपी की लिस्ट आए, तो उस लिस्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी। अब एक बात जो कल ये भी हुआ, अशोक गहलोत की जैसे ये तस्वीर आई थी वहाँ से दिल्ली से कि AICC में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अलोकप्रिय विधायकों पर आपत्ति, रंधावा बोले 20-25 नए चेहरे दिखेंगे। रंधावा जो राजस्थान के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से इसमें खबर राजस्थान पत्रिका में है कि 20-25 नए चेहरे दिखेंगे। अब वो 20-25 जो नए चेहरे दिखेंगे वो चेहरे किस खेमे के होंगे? क्या सचिन पायलट कुछ लोगों को दिलवा पाएंगे अपने लोगों को, या वो सारे गहलोत की पसंद के होंगे, या आला कमान की तरफ से कोई लिस्ट बनी है सर्वे के आधार पर, सुनील कानूगोलू उन लोगों ने जो सुझाए हैं, तो वो अभी जब लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट आई है, आ रही है, जो चर्चा है उसमें अशोक गहलोत की छाप है और अशोक गहलोत की चल रही है ऐसा लगता है। और वो अपनी चलाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए एक तरह से खूंटा भी गाड़ रहे हैं बहुत जगह वो कि हमें इनका टिकट चाहिए क्योंकि इन्हें इन विधायकों ने हमारी मदद की। लेकिन यही सवाल है कि उनमें से कई विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी है कहीं कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ने वाली है। तो ये सब अभी आगे पता चलेगा। अब एक बात, जैसे आज के अखबारों की बात करूं तो अखबारों में अशोक गहलोत की जो वही योजना है जिस पर अशोक गहलोत बैंक कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इन्हीं योजनाओं के दम पर, जिसे मोदी सरकार या मोदी रेवड़ियाँ कहते हैं, फ्री की अलग बात है, वो भी खूब बांटते हैं, तो वो जो गारंटी योजना है जो अशोक गहलोत ने ऐलान किया था, 7 गारंटी कांग्रेस सरकार की तरफ से, जिसमें गारंटी में जो पहले बहुत सारी तरह की योजनाएं हैं ही, लेकिन उसमें कुछ नई बातें उन्होंने की। इस पर बहुत बार मैं पहले बात कर चुका हूँ। महिला परिवार की महिला मुखिया को 10,000 बीमा के लिए उन्होंने फ्री बीमा राहत 15 लाख तक किया है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, OPS के लिए कानून बनाया जाएगा। ये सब तमाम बातें कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी बार बार इसकी काट में भ्रष्टाचार और अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक, पर्चा लीक, महिला क्राइम अगेंस्ट वेमेन का एक मुद्दा बना रही। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो हुई है, जो मेरा गेस है, जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ईडी को लेकर, ईडी छापों को लेकर 4 दिन पहले जब ईडी के छापे पड़े, मैं जयपुर में ही था, तो अचानक एक हाय तौबा मची कांग्रेस खेमे में। ऐसा लगा, खलबली मची कि अगर ईडी के छापे की जद में गोविंद डोटासरा जो सीकर जिले की एक सीट से विधायक हैं, 3 बार जीते हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, उन पर उनके परिसर में छापे पड़े हैं, उनके परिचितों के पास छापे पड़े हैं। और एक हुडला एक विधायक है निर्दलीय जो अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ छापे पड़े, 16-17 जगह छापे पड़े। जब ये खबरें आने लगी तो लगा कि कुछ शिकंजा इतना कस जा सकता है क्या कि कुछ गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन शाम तक ऐसी कोई खबर आई नहीं। अब मैं जब घूम रहा हूँ, चाहे मैं जयपुर गया, चाहे मैं दौसा गया, परसों दौसा में था, कल सीकर में था, तो एक दिलचस्प बात देखने को मिली है कि होना ये चाहिए था कि अगर लगता कि ईडी ने छापे मारे, पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी उठा रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी नेता उसी का जिक्र कर रहे हैं, तो होता है ये होना तो बीजेपी के हिसाब से ये चाहिए था कि ईडी के छापे के बाद पब्लिक को लगता हाँ सरकार ने सही किया। लेकिन मैंने ठीक उल्टा देखा है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने उल्टा देखा कि जैसे सीकर में, मैंने मेरे कल के वीडियो में आप देखेंगे कि एक कलाम इंस्टीट्यूट है जिस पर आरोप है कि उस पर्चा लीक कांड में जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी, भागीदारी या उस तंत्र का हिस्सा था, उसमें से कलाम पर भी आरोप है, उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़े। वहाँ मैंने कुछ बच्चों से बात की जो क्लास करके तुरंत निकल रहे थे। मैंने वेट किया 3-4 घंटे, 2 क्लासेज ख़त्म हुई और उसके बाद जो बच्चे निकले उनसे बात किया। बच्चे क्या, सब MA BA पास हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं, A ग्रेड शिक्षक की। उनमें से बहुत सारे लोगों से बात की, हैरानी हुई कि ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो में आप देख लीजिएगा, सैंपल उसमें है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही सवाल उठा रहे हैं कि ईडी की छापेमारी अभी क्यों हो रही है। टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है, चुनाव के 1 महीने पहले क्यों हो रहा है, पेपर लीक का मामला इतने दिन से चल रहा है, 2 साल 3 साल पहले भी इतना मामला उठा, अभी ईडी चुनाव के पहले क्यों आ रही है, चुनाव के पहले ईडी का आना
सिर्फ राजस्थान में क्यों है, क्यों नहीं गुजरात में जब पर्चे लीक हुए, यूपी में इतने पर्चे लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में पटवारी से लेकर व्यापम की कहानी तो पुरानी हो गई, सीबीआई तक जांच हो गई, कितनी मौतें हो गई, खुदकुशियां हो गई, तो वहां उन जगहों पर ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते, राजस्थान में क्यों आ रहे? ये उन लड़कों ने कहा जो अगर पर्चा लीक के अगर कहें विक्टिम है तो वो लड़के हैं जो 2 साल 1 साल से तैयारी करते हैं और जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेना है, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हो, चाहे किसी एसआई की और बाकी परीक्षाएं। उन लड़कों में से अगर ज़्यादातर लड़के कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की एजेंसियों का एक तरह से बेजा इस्तेमाल है चुनाव के वक्त में, तो मुझे लगता है ईडी का छापा बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की चूक तो नहीं है, ये बूमरैंग तो नहीं कर रहा है। ये जो ईडी के छापे अचानक हुए कि अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरें, पब्लिक परसेप्शन ऐसा बनाएं कि यहाँ करप्शन बहुत हो रहा है, सरकार में रहे लोग, पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक मंत्री ये सब मिलकर शिक्षा माफिया को या पेपर लीक माफिया को प्रश्रय दे रहे थे और एक सुनियोजित ढंग से यहाँ पर्चा लीक का गैंग चल रहा था और उस गैंग के किरदारों के रिश्ते सीधे सत्ता से थे, गहलोत की सत्ता से, गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे। ये छवि बनाकर बीजेपी यहां चाहती होगी, ऐसा लगता होगा कि माहौल उनके पक्ष में बनेगा और युवाओं का सवाल बीजेपी उठाने लगी कि 50 लाख युवा हैं, जब पर्चे लीक होते हैं तो उनसे युवा प्रभावित होते हैं और इसमें सच भी, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्चे लीक अगर होते हैं, 5 साल में 15-17 पर्चे लीक हुए तो उन बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की महीनों सालों, उनका वक्त बर्बाद हुआ और ये बहुत जघन्य अपराध है अगर पर्चे लीक होते हैं और सरकार उसमें नाकाम रहती है। लेकिन हैरानी ये हुई, जो मेरे वीडियो को देखेंगे आपको भी समझ में आएगा कि वो लड़के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कोचिंग में, वो कह रहे हैं कि भाई ये पर्चा लीक अगर हुआ तो उसको रोका जाना चाहिए, सरकार ऐसा इंतजाम बनाए, ऐसी व्यवस्था करे पर्चा लीक ना हो, बल्कि उन कानूनों का हवाला दे रहे जो कानून अशोक गहलोत ने पर्चा लीक के मामले में बनाए, सख्त सजा का प्रावधान किया। और वो लड़के इसकी बार बार यही जिक्र कर रहे थे कि ईडी गलत तरीके से अशोक गहलोत की सरकार को पर्चा लीक के मामले पर घेरने के लिए गलत टाइमिंग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रही। ये वो लड़के कह रहे, बार बार मैं नहीं कह रहा हूं, वो लड़के कह रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 लड़कों से मैंने बात की और 15 या 17, 18 लड़के ऐसी बात कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईडी की कार्रवाई अशोक गहलोत को नुकसान पहुंचाने की बजाय अशोक गहलोत के प्रति सिंपैथी तो नहीं जता रही है। यही बात मैंने देखी और जगह, कुछ पब्लिक में भी बात की, शायद दौसा में भी, और मुझे लगता है और 1-2 जगह, वहाँ भी लोग यही रिएक्ट कर रहे हैं कि ईडी अभी क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं है। तो ये एक सवाल है, तो कहीं ये चूक तो नहीं हो गई, मतलब कहीं ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया। तो ये एक ईडी की कार्रवाई से जुड़ा मसला है। अब बात सीकर की, जो चूंकि सीकर में क्यों जा रहा हूँ, और दूसरी बात लिस्ट को लेकर कांग्रेस को लग रहा है कि किसी ढंग से एंटी इनकम्बेंसी को कैसे काटें, या ऐसे लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनसे लोग नाराज़ हैं, उनको कैसे उनका विकल्प कैसे देखें। लेकिन फिर वहाँ बात बार बार यही आ रही है कि अशोक गहलोत चेहरे नहीं बदलना चाह रहे हैं। तो नहीं बदलना चाह रहे हैं तो क्या उन चेहरों के दम पर अशोक गहलोत सत्ता में वापसी कर पाएंगे, जो उनका दावा है कि वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। ये जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा उस तरह से आगे हमें पता चलेगा। सीकर इसलिए जा रहा हूँ, शिक्षा नगरी है, दर्जनों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जाट बेल्ट भी है। एक जातीय आधार बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप मैंने वीडियो में कभी कभी मैं इसका जिक्र करता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कास्ट कॉम्बिनेशन पे क्यों बात करते हैं, जाति पे क्यों बात करते हैं। कल भी यूट्यूब पर किसी ने लिखा, देखो लिबरल पत्रकार इतनी जाति पर बात कर रहा है। भाई जो बात आप कह रहे हो ना, जो उनको लग रहा है कि मैं जाति पर बात कर रहा हूँ और जाति निरपेक्ष हो, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाखंड कुछ है नहीं। चुनाव में जाति के नाम पर टिकट भी मिलता है, चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग भी होती है, चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर रणनीति भी बनती है, और चुनाव में तो जातीय आधार पर पार्टियां बनकर जातीय पहचान के आधार पर पार्टियां हैं। यूपी में क्या है, राजभर की पार्टी हो, या और बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी हो, या हम हो, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका जातीय आधार है। कोई कुर्मी की पार्टी है, कोई फला जाति की पार्टी है, कोई राजभर की पार्टी है, कोई अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, पटेलों की पार्टी है, कोई कुशवाहा की पार्टी है, कोई उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में पार्टी है, कोई रामविलास पासवान की पार्टी है। तो यही तो बात करते हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी इतना 5% वोट इतना पासवान का है।
यही तो बात करते हैं कुशवाहा का इतना, यही तो बात करते हैं मुकेश सहनी का बिहार में इतना, यही तो बात करते हैं राजभर वोट इतना, यही तो बात करते हैं कि फला कास्ट का इतना वोट। तो इससे हिचकना क्या, यही राजस्थान में है। जाट बड़ा फैक्टर है, गोविंद डोटासरा जाट हैं, सीकर और आसपास के इलाकों में जाटों की ठीक ठाक तादाद है। तो हमें देखना है कि जाट में क्या शिफ्ट होता है, या क्या जाट जो गोविंद डोटासरा या वैसे नेता जो हैं कांग्रेस के उनके साथ रहते हैं, या जो बीजेपी दाव चल रही है क्या उससे जाट छिटक कर बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ जाते हैं। अब हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद, भीम आर्मी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और लिस्ट अभी मेरे पास पूरी नहीं है कि आराम से गाड़ी चलाइए दीपक, कितनी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ठीक ठाक सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं या उतारने वाले हैं। अब हनुमान बेनीवाल का भी असर कुछ जगह होगा। वो असर क्या, 3 सीट अगर मुझे याद है, 3 सीट पिछली बार जीते थे 200 की विधानसभा में, तो क्या हनुमान बेनीवाल सीट बढ़ा सकते हैं भीम आर्मी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बाद? दलित वोट क्या उनको मिलेंगे? और अगर सीट बढ़ा सकते हैं तो क्या हो सकता है? क्या हनुमान बेनीवाल सिर्फ डिसरप्टर रहेंगे बिहार में, जिसको वोट कटवा कहते हैं, वोट काटने की भूमिका उनके ज़्यादा उम्मीदवार निभाएंगे, या 3 से 13 हो जाएंगे? तो ये भी देखने की बात होगी। हालांकि उनके समर्थक 3 से 33 और 43 बोल सकते हो, अलग बात है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं शेखावटी के इलाके में थोड़ा और भी जगह घूमना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर जब उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा, सारी लिस्ट बन जाएगी, तो फिर एक बार जयपुर से आगे दौसा, टोंक और अलवर भी जाऊँगा। अलवर बहुत अहम है, तिजारा वो सीट जहाँ से बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हैं अलवर के, लेकिन उन्हें विधानसभा में उतारा है। जो 7 सांसदों को पहली लिस्ट में बीजेपी ने उतारा उनमें से एक हैं, और वहाँ उनके सामने उम्मीदवार अभी कांग्रेस का आया नहीं है। पिछली बार बीएसपी के संदीप कुमार वो सीट जीते थे, और बीएसपी 6 जीती थी, 6 की 6 कांग्रेस में चली गई थी। तो अब देखना है वहाँ क्या होता है। तिजारा में उम्मीदवारी तय हो जाएगी जब चौथी लिस्ट में कांग्रेस की, तो मैं तिजारा भी जाऊँगा। शेखावटी में जिक्र मैंने किया, 3 जिले हैं, सिकरी, सीकर, झुंझुनू और चूरू। 21 सीटें हैं शेखावटी में। शेखावटी में पिछली बार कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। 15 सीटें कांग्रेस को शेखावटी रीजन में मिली थी, 3 बीजेपी। तो इस हिसाब से इस बार क्या होता है, सीकर जैसे है, कल के वीडियो में बोला 8 सीटें सीकर ज़िले की हैं, जिसमें 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, 1 निर्दलीय, वो भी अब कांग्रेस के साथ है। और सीकर में गोविंद डोटासरा का अपनी सीट है जो लक्ष्मणगढ़ है, तो लक्ष्मणगढ़ भी जाऊँगा। तो चूरू, अब चूरू में क्या है कि चूरू से जो जीतते रहे हैं, बीच में एक बार तारागढ़ से भी जीते थे राजेंद्र सिंह राठौर, और जो बीजेपी के नेता विपक्ष हैं, मेरे ख्याल से शायद चूरू से 5 बार के विधायक रहे होंगे, एक बार बीच में तारानगर से। तो चूरू जिले की सीटें, उनकी सीट बदली गई है, चूरू से वो तारानगर चले गए। तो उसका कुछ प्रभाव होगा क्या हारी हुई सीटें, जैसे चूरू में पिछली बार 6 सीटों में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 मिली थी, वैसे ही अगर आप इसमें देखेंगे झुंझुनू में भी इसी तरह से कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, झुंझुनू में भी। तो इसको भी 7 सीटों में 6 कांग्रेस जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1। तो इस बार उन इलाकों में बीजेपी अगर चाहती है सत्ता छीनना गहलोत से, तो उन इलाकों पर उसका जोर है जहां बीजेपी पिछली बार कमज़ोर थी। पूर्वी राजस्थान की बात भी मैंने पहले की थी, पूर्वी राजस्थान भी बहुत अहम है, क्योंकि सचिन के प्रभाव वाला भी इलाका है, गुर्जर वोट बैंक भी है, और पिछली बार सचिन की वजह से ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस इलाके में जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं वहाँ ठीक ठाक प्रभाव था, और उसके बाद अच्छी कामयाबी कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में मिली थी। 35 सीटें हैं, जिसमें दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, ये सब है। कांग्रेस को उसमें 18 में 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 3। जबकि ठीक पीछे अगर चले जाएं 2013, तब बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 7, लेकिन गेम पलट गया था 2018 में। तो इस बार क्या होता है, वहाँ भी जाऊँगा। तो मोटे तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं। तो मुद्दे दिखेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे तो अशोक गहलोत का नाम है, उनकी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर पूरा जोर उनका बीते 1 साल से खास तौर से है। प्रचार प्रसार है, पूरा राजस्थान पोस्टर बैनर से रंगा हुआ है अशोक गहलोत और उनके साथ गोविंद डोटासरा। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार प्रसार में मोदी केंद्रीय पात्र हैं, केंद्रीय किरदार हैं, होंगे भी, लेकिन एकदम चेहरा मोदी है। अगल बगल 4 तस्वीरों में बाकी
उनके 4 नेता हैं, वसुंधरा हों, चाहे राजेंद्र राठौर हों, चाहे सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हों, ऐसे 4 चेहरे उनके अगल बगल दिखते हैं। तो इन सब का इस बार चुनाव प्रचार जब जोर पकड़ेगा, जब नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, नामांकन वापसी के बाद शायद 9 तारीख से तक है वापसी की तारीख, 7 तारीख तक शायद नामांकन है, डेट कई बार कंफ्यूज करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ता है, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो किस दिशा में चुनाव को का नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी करती है। क्या थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम कन्हैया लाल ये सब जो बीजेपी के नेता नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका असर होगा, या अशोक गहलोत की योजनाएं भारी पड़ेंगी, लेकिन इतनी भारी पड़ेगी क्या जो जैसा अशोक गहलोत को लगता है कि सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के लिए 101 सीटें चाहिए। पिछली बार भी अगर वसुंधरा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तब भी कांग्रेस 99 पर अटकी थी। अब 5 साल गहलोत की सरकार है, तो क्या गहलोत उस एंटी इनकम्बेंसी को जो किसी सरकार के साथ रहता है, और यहाँ 30 साल से बार बार लोग सरकार बदलने रिवाज का जिक्र करते हैं, तो क्या उसको काट के सिर्फ 1 साल में योजनाओं के दम पर 100 का आंकड़ा पार करेंगे? और वो भी तब जब सचिन पायलट को लेकर कुछ कहानियां बीच बीच में चलती रहती है। तो ये सब देखने की बात होगी। एक गुर्जर वोट बैंक का जिक्र होता है, चूंकि जातीय आधार की मैंने बात की। मीणा बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत सारे इलाके में, और किरोड़ीलाल मीणा इस बार खुद चुनाव मैदान में आ गए। राज्यसभा सदस्य होते हुए विधानसभा का चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं। वो इलाका मीणा का गढ़ है, और मेरे ख्याल से 4 या 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, अभी वो राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन वहाँ ज़बरदस्त उनका गढ़ है मीणा का। लेकिन 2018 में किरोड़ीलाल मीणा की पूरी ताकत लगकर भी बीजेपी का सफाया हो गया था। दौसा में भी वही हाल बीजेपी का रहा, सारी सीटें बीजेपी हार गई। किरोड़ीलाल मीणा का फैक्टर, जादू, मीणा पर असर कोई काम नहीं आया। इस बार क्या होगा ये देखने की बात है। अब जब दौसा देखते समय मैंने समझा, बहुत सारे लोगों को लगता है, हमें भी था कि सचिन की वजह से क्या गुर्जर नाराज हैं, क्या कि सचिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई, या सचिन मुख्यमंत्री के दावेदार थे नहीं बन पाए, आगे बढ़िए आप, तो क्या कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? लेकिन मैंने देखा कि कुछ इलाके में एक थ्योरी है, जिसको थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे अभी जब दोबारा जाएंगे, कि जहाँ जिन इलाकों में गुर्जर हैं 30-40 हज़ार, और उस इलाके की उम्मीदवार या उस इलाके का विधायक अगर कांग्रेस का है, और वो अगर सचिन का विरोधी है, घोषित तौर पर रहा है उस बगावत के समय जब मानेसर और बाड़ेबंदी हुई थी जयपुर और मानेसर में, तो वहाँ गुर्जर हो सकता है कि उसके सिटिंग एमएलए ने सचिन का साथ नहीं दिया, सचिन की मुखालफत की, तो वो उनके खिलाफ जा सकते हैं, वहाँ वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जहाँ वो विधायक सचिन समर्थक हैं या सचिन के खिलाफ जाकर गहलोत के खुले सपोर्टर नहीं थे, वहाँ हो सकता है वो गुर्जर उनके साथ रहे। ये फैक्टर कुछ जगह थोड़ा बहुत देखने को मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गलत रास्ते पर तो नहीं आए हम लोग। क्योंकि सिकराई में मैंने देखा, जो मेरे वीडियो में आप देखेंगे, जो बहुत सारे गुर्जर जो एक जगह मिले कि हम तो पुश्तैनी कांग्रेसी हैं, लेकिन यहाँ की जो ममता भूपेश हैं वो उन्होंने सचिन के साथ गद्दारी की टाइप का या गहलोत का साथ दिया, इसलिए हम, और उनकी काम से भी उनके शिकायत है, उनकी इनकम्बेंसी भी है उनके खिलाफ, ऐसा लोगों का मानना। फिर भी मैं कहूँगा कई बार क्या होता है, हो सकता है कहीं कैंडिडेट में उतरा, 20 लोगों से बात की या 10 लोगों से बात की, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे विधानसभा की नुमाइंदगी, 2.5 लाख मतदाताओं की नुमाइंदगी वो 10-20 लोग करें। तो इसलिए उस आधार पर मैं कोई राय जल्दी नहीं बनाता हूँ जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं बात करूँ। इसलिए आप भी ये मत समझिएगा कि 10 लोग बोले वही आखिरी है, लेकिन एक पता चल जाता है, अंदाज़ा, एक नब्ज़ पता चलता है। जो मैंने कहा कि युवाओं में या लड़कों से जो बात करके एक पता चला कि ईडी के छापे के बाद जो दिखना चाहिए कि अरे पेपर लीक को इतना बड़ा इशू बना दिया तो सारे लड़के भड़क गए होंगे, सारे युवा भड़क गए, वो ऐसा नहीं दिखा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब चल रहे हैं सीकर।